नमस्कार दर्शक मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। जीना इसे कहते हैं। इस कार्यक्रम में आज एक नई शख्सियत से मिलेंगे जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जाने माने चेहरा है, जो प्रथम सुपरस्टार भी रह चुके हैं। वही राजेश खन्ना के जूनियर आर्टिस्ट है और जाने माने चित्रकार भी है। और उनकी कहानी सुनेंगे उनकी ज़ुबानी से कि उन्होंने इस जगह पे पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष किया और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आइए मिलते हैं जूनियर आर्टिस्ट राजेश खन्ना। नमस्कार, मेरा नाम देवांग कंसारा है और फिर जूनियर राजेश खन्ना। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए। हाँ, तो देवांग सर, आपका हार्दिक स्वागत है जीना इसे कहते कार्यक्रम में। शुक्रिया। शुरुआत में हम आपके बचपन के बारे में सुनना चाहेंगे कि भाई आपका बचपन किस तरीके से गुजरा और कहाँ, गुजरात में थे या अहमदाबाद में, वो आप जरा दृष्टिगोचर करें। जरूर। दर्शक मित्रों, मेरा बचपन में बहुत शरारती था और हर एक की नकल करने में मैं बहुत माहिर था। और मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर एक शिक्षक परिवार में से, मेरे फादर टीचर थे। तो ये सब बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी अगेंस्ट में मुझे जहाँ जाना था, बहुत से संघर्ष काट के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन बचपन मेरा काफ़ी शरारती रहा। जैसे फिल्मों देखता, उस फिल्मों के पोस्टर्स बनाता, ये वो, और ज़्यादा करके मैं नकल में माहिर था। अच्छा। जैसे क्लास टीचर की नकल करना है, प्रिंसिपल साहब है, टीचर्स है, लेडी मैडम है, और घर परिवार में चाचा है, दादा है, किस तरह से चलना उठना बैठना, ये सब मेरी बचपन से एक खूबी रही और ये फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े, आपका एजुकेशन कैसा रहा, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपको किस तरीके से तकलीफ हुई। जी, मैं 10th तक पढ़ा हूँ और फाइनेंस डिप्लोमा मुझे करना था। हाँ। लेकिन डिप्लोमा नहीं कर पाया। लेकिन एक कला भवन में मैं 3 साल का मैं ड्राइंग पेंटिंग का कोर्स किया था। अच्छा। और उसके बाद ट्रेनिंग, ये 2-3 फील्ड में काम करना पड़ा। लेकिन मुझे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी लगा। लेकिन फादर के अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट जॉब 5 या 7 साल में वहाँ से भी मैं निकल गया। ओह, तो आपने शुरुआत में पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही एक चीज नहीं, ये की बस ये की। कि जो आपको कलाकार बनना है और किसी भी तरह के आगे बढ़ना है। हाँ। वही आपका एम था। तो मैं आपसे ये भी बात बताना चाहूँगा और सुनना भी चाहूँगा कि ये जो आप सुपरस्टार का जो लेवल है, जो राजेश खन्ना का, वो आपको किस तरीके से प्राप्त हुआ और किस तरीके से आपने सोचा कि मैं राजेश खन्ना ही बनूंगा? 99-98 एक न्यूज़ चैनल से मैं जुड़ा था। उसमें मैं
वॉइस ओवर देता था, विज्ञापन में आवाज़ देता था। जैसे 70s के कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा है, बच्चन साहब की, उनकी आवाज़ में मैं वॉइस ओवर देता था, डॉक्यूमेंट्री ये वो विज्ञापन में आवाज़ देता था। उसमें से फिर डायरेक्टर को अच्छा लगा तो मुझे न्यूज़ रीडर भी बनाया। न्यूज़ रीडर बनाने के बावजूद भी लेकिन मेरा एक एम था कलाकार बनना। तो माहिती प्रचार के जो प्रचार शो प्रसार शो होते, जो गांव में जा जाके 20 मिनट्स का जो रूपक बोलते हैं गुजराती में, तो नाटक भी किया, गांव में जाना है, यहाँ किया वहाँ किया, इस तरह से 5 प्ले करते थे हम डेली। तो उसमें थोड़ा बहुत पॉलिशिंग हुआ, थोड़ी बहुत तालीम बोलते, ट्रेनिंग बोलते, तो वहाँ थोड़ा बहुत वर्कआउट मिला। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये अपने को जाना है ड्रामा सीरियल या उस फील्ड में जाना है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा। तो यहाँ अहमदाबाद में गुजराती रंगमंच के काफ़ी कलाकार ड्रामा लेके आया करते थे, तो उसमें दिग्गज कलाकार थे, उनकी टीम में आर्टिस्ट की और बैकस्टेज की जरूरत थी, तो उसमें मैं जुड़ गया। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो आपने लाइन चुनी, तो आपके पिताजी और माताजी की क्या सोच थी, वो किस तरीके से आपको देखते थे, आपको हेल्प करते थे या कुछ डांटे बांटते भी थे? नहीं, फादर बहुत डांटा करते थे कि भाई ये लाइन है धनिकों की लाइन है, उसमें तो काफी लोग पढ़े लिखे हुए करते थे, लेकिन तुम कैसे कर पाओगे, उसमें तो पढ़ाई काफी है, इंग्लिश बोलना ये वो, तो उसमें बेटा अपने जैसे लोग नहीं चलते, उसमें धनिक और पैसे पार्टी और पढ़ाई लिखाई ज्यादा उनका आग्रह था कि पढ़ाई लिखाई बस। और मैं पढ़ने में ज्यादा नहीं था। अच्छा। पढ़ने में रिजल्ट मार्क्स तो मेरे उनको ही मालूम है कि बहुत अच्छी पढ़ाई थी मेरी। तो चित्रकार कैसे बने आप? और साथ साथ में ये रंगमंच की इसकी वजह से मैं वहाँ सेट पेंटर, सेट डिजाइन वाले जो बहुत दिग्गज कलाकार थे बम्बई के, यहाँ आते थे सेट डिजाइन बनाने के, सेट पेंटिंग के लिए, तो उसमें मैं जुड़ा। सेट पेंटिंग क्या है? दर्शकों को जानना। सेट पेंटिंग यानी जो ड्रामा रहता है उसका बैकग्राउंड सेट से होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं जुड़ गया कि कहीं से भी आने जाने का अपना एंट्री मिलेगा शायद यहाँ से, तो मेरा ड्राइंग पेंटिंग अच्छा था, उसकी वजह से मैं सेट पेंटिंग किया करता था। पर डे भी बहुत कम मिलता था, 100-150 में मैं चला जाता था, लेकिन उसकी वजह से क्या मेरा इंट्रो हुआ, अच्छे अच्छे कलाकार, गुजराती रंगमंच के कलाकार, तो उसमें मुझे बारीकियां सीखने को मिली, मेकअप कैसे होता है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, रिहर्सल्स क्या होता है, क्लू क्या होती है, एंट्री एग्जिट ये वो फैड आउट। तो उसमें फिर एक बढ़िया से डायरेक्टर थे, उसको मैंने सिफारिश से उनसे मिला, अब मुझे बोला बेहतर मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, ये सेट पेंटिंग तो मेरा एक जरिया है। तो फिर उन्होंने बैकस्टेज के लिए मुझे 11 शो के लिए मुझे बम्बई ले गए, और बम्बई में फिल्म वाले थे कि नहीं, गुजराती रंगमंच, गुजराती थिएटर, तो एक ड्रामा था, उसमें मुझे बैकस्टेज में ले गया। बैकस्टेज यानी छोटी मोटी एंट्री भी करने की, कहीं चपरासी का भी रोल, कहीं घर के रामा का भी होता है, छोटा मोटा कैरेक्टर, तो उसमें मुझे एंट्री हो, बैकस्टेज भी करने का है, स्टेज पे सफाई भी करनी है, पोता भी मारना है, झाड़ू भी मारना है, अच्छा, बैग को संभालना है, कॉस्ट्यूम रखना है, ये वो, जैसे आपकी एंट्री, मैडम की एंट्री, क्या क्या, तो सब दिमाग में रखने का। उसी जरिए से मैंने रंगमंच में शुरुआत करी। तो ये तो यही हुआ ना कि आप चित्रकार थे, उसी वजह से आप इस लाइन में आगे आगे बढ़ने के लिए आपको चांसेस मिल सका। मैंने आपका वीडियो भी देखा है, उसमें अमिताभ बच्चन के साथ ये चित्र वाला फोटो मैंने देखा हुआ है, वो किस तरीके से, कैसे आपकी मुलाकात हुई? जैसे मैंने बताया कि बचपन में बहुत शरारती थे, और जब बचपन में यहाँ अहमदाबाद में कोई भी आर्टिस्ट यहाँ आते थे, जैसे कि 70s के ज़माने के, 60s के, 80s के ज़माने में अहमदाबाद में काफ़ी एक्टर्स आया करते थे, तो उस टाइम मैं साइकिल लेके जाता था, लेकिन स्केच बना के जाता था मैं उनका। जैसे कि यहाँ अहमदाबाद में ओमपुरी जी आए हुए, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती कि ओमपुरी आते हैं, खीसे में सिर्फ 10 रुपये रहता था, तो मैं साइकिल लेके जाता था, लेकिन उनको मिलना वहाँ धक्के ये वो अपमान मान जो भी मिले, लेकिन मैं उनको मिलता था। एक दफे तो ओमपुरी को फर्स्ट टाइम मैंने मिला तो रात को 1:30 बजे मिले थे। अच्छा। तो ओमपुरी बहुत खुश हुए, उनको मैंने एक पोर्ट्रेट उनको भी गिफ्ट दिया, और जितने भी आर्टिस्ट होते थे अहमदाबाद आते तो उनको मैं पोर्ट्रेट गिफ्ट करता था। अच्छा। तो वहां से सफर शुरू हुआ, एक ड्राइंग पेंटिंग एक जरिया, और लगाओ अपना आर्टिस्ट बनना है, इस तरह से मेरा सफर ड्राइंग पेंटिंग से यहाँ तक का शुरू हुआ। तो जो मैंने बताया अमिताभ बच्चन वाला, वो किस्सा तो आपने नहीं सुना है? हाँ, अमिताभ बच्चन उनका मैं खास फैन था, जब भी यहाँ अहमदाबाद आते थे, लेकिन उनके Z+ कैटेगरी तो आम आदमी तो कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर अहमदाबाद में खुशबू गुजरात के टाइम पे यहाँ आए थे, तो उनके जो काफिला होता था, काफिला, तो इर्द गिर्द वो घूमते रहते थे, तो उनकी फैन क्लब के काफी आदमी थे,
और मैं नीचे बैठ के उनका स्केच लाइव बना रहा था। अच्छा। तो एक फोटोग्राफर आया, मन के क्या करते हो ये? बस मैं अमिताभ बच्चन साहब का फैन हूँ और ये ड्राइंग पेंटिंग मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। तो उन्होंने बोला किस तरह से बनाते हो? मैंने बोला 5 या 7 मिनट तो बहुत हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि भाई केबीसी के सेट पे उनके फैन वर्ग का जो आते हैं सभी उनको बुलाते, तो उनके फैन क्या क्या करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से केबीसी में मुझे जाना मिला। फिर तो बच्चन साहब को मैं 8 से 10 मरतबा मिला हूँ। उनको काफी, और बच्चन साहब जब भी देखते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि ये बंदा आया है, और बच्चन साहब पूछने मजबूर हो जाता है कि ये दफे कौन सा पोर्ट्रेट मुझे देने वाले हो। अब तक बच्चन साहब को मैं 50 से भी ज्यादा पिक्चर दे चुका हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया रहा। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हाँ हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। तो ये जो जर्नी हुई उसमें आपको काफ़ी संघर्ष भी हाँ जी। झेलना पड़ा होगा। थोड़ा ये भी बताइए कि कौन सी जगह पे आपको एंट्री लेने के लिए कैसे संघर्ष हुआ। फिर मैंने 2002 या 3 से बम्बई में मैं काम किया। मेरा फैमिली इधर रहता था। हाँ। एक लड़का था और वाइफ को बम्बई बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वाइफ और वो लड़का यहाँ रहते थे अहमदाबाद में, और मैं वहाँ रूममेट में 3-4 दोस्त, सभी स्ट्रगलर ही होते। तो वहाँ कोई सीरियल्स में काम करता है, कोई हिंदी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई रंगमंच से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अहमदाबाद के, कोई बड़ौदा के, कोई सौराष्ट्र के, तो मैं 5 लोगों के साथ हम रूम में रहते थे वहाँ। कोई रसोई करता है, कोई ये करता है, तो ड्रामा वाले हो तो लेट से उठते थे। तो इस तरह से हम 5 बंदे रहते थे। उसी तरह के सीरियल में इंक्वायरी है, ये वहाँ ऑडिशन है, वहाँ जाने का है। अब हम रहते थे कांदीवली, और दूर तो कहीं पूना जाना है, कहीं वाशी जाना है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ लिंक मिलती है। इतने वो जमाने में इतना मोबाइल नहीं था, माहौल नहीं था। हाँ। तो माउथ से ज्यादा कि भाई वहाँ जाना है, तो वहाँ दोस्त लोग बोलते कि वहाँ ऑडिशन है। तो उस तरह से मुझे वो दिग्गज आर्टिस्ट ने, उसका एक दफे फोन आया कि भाई फला फला सीरियल है, उसमें इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करना है। तो मुझे उसमें इंस्पेक्टर का रोल मिला। तो वो मेरी पहली सीरियल, उसके पहले छोटे मोटे किरदार तो है, लेकिन उसमें मुझे काफी 3 या 4 एपिसोड में मुझे बुलाया गया। उसके बाद छोटे मोटे किरदार वाली 3-4 गुजराती सीरियल किया। फिर उसके बाद 2006 में अहमदाबाद आया हुआ था गुजराती ड्रामा लेके। वो बहुत, उनका ड्रामा 250-300 से भी ज्यादा शो हुए थे, और शो जारी ही थे। और यहाँ आके मैंने गुजराती चैनल में इंटरव्यू दिया। कौन सी थी? वो नाम तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन गुजराती चैनल में मैं इंटरव्यू दिया, तो वो चैनल वाले दोस्त लोग ही थे। तो उन्होंने अंदर एडमिन में बताया कि ये जो लड़का है, ये तो यहाँ 3-4 या 5 साल पहले अपने यहाँ न्यूज रीडर था, लेकिन वो एक्टर बनने के लिए बम्बई से यहाँ आया हुआ है, तो क्या करें। तो उन्होंने फौरन, वो एडमिन वाले साहब ने मुझे बुलाया, HR साहब ने, कि आपको जब भी ज्वाइन करना है आप आ सकते हैं, आपका रिज्यूम या की कोई तरह की जरूरत नहीं है। और 2007 में मैं वहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ मैं बिल्कुल जीरो हो गया था। फिर यहाँ से फिर से यहाँ कारकिर्दी शुरू हुई। उसमें कॉमेडी शो करता था एवरी वीक। धीरे धीरे प्रोग्राम, कैरेक्टर यानी मैं वो कैरेक्टर में मैं बॉलीवुड का कैरेक्टर आता है, कभी सौराष्ट्र के चाचा बनता हूँ, कभी महसाणा की लैंग्वेज के साथ गुजराती प्रेजेंटेशन। तो उसमें मैंने बॉलीवुड के तकरीबन 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर किए। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, जैसे अमिताभ बच्चन है, जितेंद्र साहब, राजेश खन्ना है। कर सकते हो शत्रुघ्न सिन्हा का मेकअप, और उसके साथ में जो कॉमेडी अंदाज में मुझे उनका प्रेजेंटेशन, एंकरिंग भी उनकी स्टाइल में करता था। अच्छा। तो शत्रुघ्न सिन्हा, जली को आग कहते हैं, बूजी को राख, उसमें से निकले बारूद विश्वनाथ कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बॉलीवुड के जितने भी आर्टिस्ट है, वो मेरी कोशिश रहती। मेकअप कम बजट का था हमारा प्रोग्राम, यानी मेकअप जो भी 1 मैन शो,
अच्छा। मेकअप भी हमें करना है, स्क्रिप्ट की भी हमारा होता है और स्पॉट पे भी जाते शूट हम करते हैं। जैसे आज स्पॉट पे शूट किया और शाम को एंकरिंग करके एडिट करके 2 या 3 दिन में तो ऑन एयर करना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी शुरू में शुरू हो गई। तो इसी तरह से मैं कैरेक्टर करते करते जैसे जूनियर जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, इस तरह से राजेश खन्ना का भी मैंने किया। तो एक मेरा दोस्त था, वो एक ऑर्गेनाइजर को लेके आए, तो क्या आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखता हूँ, लेकिन मुझे राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर है बहुत पसंद है, उसका मेकअप अद्भुत है। तो उनके जरिए से, लेकिन बोला मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है, जो आप कॉस्ट्यूम जो आप लोग स्टेज पे पहनते हो। तो उन्होंने बोला वो सब आप चिंता फिक्र छोड़ो, लेकिन राजेश खन्ना मुझे चाहिए, बाकी बहुत सारे किरदार है। तो उसी तरह से जूनियर राजेश खन्ना में मुझे एंट्री मिली तकरीबन 10 साल पहले। तो फिर जॉब के साथ संघर्ष, उसके साथ साथ ये शो वो शो, तो ऑर्गेनाइजर मुझे शो देते गए और मैं काम करके आया। फिर अच्छे में अच्छे कॉस्ट्यूम भी बनाए मैंने। तो सर मैं दूसरा ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका संघर्ष चल रहा था, आप फैमिली से भी अलग थे, तो आपके मिसेस वगैरह को उस तरीके से कैसे उन्होंने मेंटेन किया? आप उनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि पहले तो फ़ोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। मुझे मालूम है कि मुझे भी ऐसा संघर्ष करना पड़ा था, तो उसको आप कैसे टैकल करते थे? और उनका साथ कितना रहा? हाँ, उनका साथ मेरी वाइफ का, परिवारजनों का भी अच्छा रहा, लेकिन ज्यादातर जो बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ा फारा मतलब यानी कोई भी जो सफल होता है उसके पीछे महिला का, लेडी का हाथ होता है। तो उसी तरह मुझे परिवार का भी साथ सहकार मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम खर्च में घर चलाना, तो उससे सबसे अगली कठिन चीज है तो वो थी मेरी वाइफ। अच्छा। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया और आज भी मैं वो याद करता हूँ तो मैं थोड़े कंफ्यूज भी हो जाता हूँ और वो पुरानी याद में चला जाता हूँ। तो उन्होंने उसी का साथ सहकार से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाल बच्चे बहुत छोटी उम्र के थे, उनको पाला पोसा, उसका एजुकेशन वगैरह मैं यहाँ आता जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने 6-7 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। फिर बच्चे बड़े हुए, फिर मेरा कामकाज भी बढ़ा और इसी तरह से मैं आज जॉब के साथ नौकरी भी संभालना है, लेट नाइट शो भी करना है, मॉर्निंग में उठ के 9 या 10 बजे फील्ड पे भी जाना है। तो ये दोनों जब तय हुआ कि भाई ये करना ही है, लेकिन वो साथ सहकार वाइफ का था, पीवी का था। अच्छा, अभी आपने जिस तरीके से बताया बैक स्टेज है, ये है, तो दर्शक मित्रों ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म तो बनती है, तो जैसे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस किस तरीके से काम करता है, कैसे शुरुआत होती है, और प्रोडक्शन के बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। ये तो हमको भी मालूम पड़े कि एक फिल्म कैसे बनती है और प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है। देखो, अगर फिल्म और दोनों माध्यम है, रंगमंच भी अलग है और फिल्म माध्यम भी अलग है। तो फिल्म रंगमंच में भी जिस तरीके से कामकाज होता है वो भी आप बताइए, और ये भी बताइए कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज में किस तरीके से होता है, हिंदी जो बॉलीवुड है उसमें भी किस तरीके से, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, तो उसमें क्या है कि रंगमंच से शुरुआत करते जो भी अच्छे आर्टिस्ट है आज जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादातर रंगमंच से उठे हुए, जैसे राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब शुरू में वो रंगमंच भी है, हाँ जी, बहुत सारे, लेकिन पुराने आर्टिस्ट की बात करते तो बलराज साहनी साहब है, राजेश खन्ना साहब है, अमिताभ बच्चन साहब का आप पढ़ेंगे या उनका इंटरव्यूज देखेंगे तो उनको जो जब पढ़ाई थी तो ऐसा साल कॉलेज तक उनका कोई ऐसा साल नहीं रहा कि उन्होंने ड्रामा में पार्टिसिपेंट्स नहीं किया। मगर मुझे जो अमिताभ बच्चन के बारे में आपको मैं बताऊं कि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, उनको जब उनकी हाइट की वजह से भी मनमोहन देसाई काम करने के मना, उन्होंने ऐसा भी बोला कि आप मेरे ऑफिस में भी मत आया करिए, आपको जब चाहेंगे हम बुला लेंगे। तो उसी मनमोहन देसाई ने उसकी फिल्म बनाना शुरू कर दिया था, उनके जरिए ही काफी हिट पिक्चर है। बराबर है, तो उसका संघर्ष भी हमने देखा हुआ है, क्योंकि पहले छोटी मोटी फिल्म करते थे, और जो फिल्म इंडस्ट्रीज में वो कैसे आया मैं आपको वही भी बता दूं कि महमूद जो था, महमूद को एक फिल्म बनानी थी बॉम्बे टू गोवा। तो बॉम्बे टू गोवा में वो एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, तो वो उसके लिए दिल्ली गए, तो दिल्ली में राजीव गांधी को मिले। तो राजीव गांधी को बोले कि भाई आप हमारा कैरेक्टर करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पायलट ही बराबर हूँ, मेरा दोस्त है उसको आप मिलिए। अच्छा। और वो शायद अगर आपके पिक्चर में काम आएगा तो वो कर सकता है। तब उनकी अमिताभ बच्चन से हुई, तो उसको लाने वाले महमूद भी थे, और काफ़ी उनके संघर्ष, उनके साथ घूमे, उनके स्कूटर पे भी घूमे थे। इस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आप बताइए दर्शक मित्रों को, उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आदमी एक जगह पे पहुँचता है मगर किसी को ये मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से पहुँचा है। जी। तो ये भी साथ में ले लीजिए।
तो रंगमंच इनका जरिया है फिल्म हो या तो ड्रामा सबसे पहले प्राइमरी बोलते हैं, वो केजी जूनियर नर्सरी बोलते हैं ड्रामा। तो उसमें पॉलिशिंग ये वो बहुत सारे बारीकी उसमें होती है, जैसे स्क्रिप्टिंग होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन में क्या कैरेक्टर किस उम्र का है ये सब ड्रामा में हमको मालूम पड़ता है। और फिल्मों में तो सीधे ऑडिशन होता है, वो जो साइड पे होते हैं कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। तो उनका आदमी अलग होता है, ये तो डायरेक्टर ही खुद करता है ये कि ये ढांचे में ये वो। तो ड्रामा में काफी बारीकियां सीखने को मिलती है। तो वो बारीकियां जब फिल्मों में जाते हैं तो इजीली कर पाते हैं। जैसे काफी एक्टर सक्सेस है, तो रंगमंच में जितने भी एक्टर कलाकार जो हुए तो वो उसमें सक्सेस है, सफल है, उसकी वजह रंगमंच। तो रंगमंच काफी सीखने के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे हिंदी बरसों पहले हिंदी फिल्मों में अगर जाना है तो लोग यहाँ से कहीं से भी पृथ्वी थिएटर में जुड़ते थे। पृथ्वी थिएटर में हिंदी ड्रामा होते, उसमें से काफी सक्सेस आर्टिस्ट अपने देख सकते हैं, काफी लोग अभी सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो ड्रामा और बात करेंगे फिल्म की, तो फिल्म वो बहुत अलग चीज है और ड्रामा भी अलग। ड्रामा में कोई भी रिटेक नहीं मिलता, जैसे हम लोग स्टेज शो करते हैं तो उसमें कोई रिटेक नहीं। हाँ सही है। फिल्मों में एक सीरियल्स में रिटेक का चांस मिलता है कि रिटेक अगर ये सीन दोबारा करते हैं, 2 आर्टिस्ट 3 सक्सेस, लेकिन इनका बार ठीक है। तो रंगमंच में कोई चांस नहीं मिलता, ड्रामा में कोई चांस नहीं मिलता। तो वहाँ जो सक्सेस होता है वही आदमी तो यही सक्सेसफुली सिनेमा में चलते हैं। तो ये बात है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जो डिफरेंस है वो जरा बताइए। यहाँ गुजराती फिल्म की बात है तो अभी तो गुजराती फिल्म काफी आगे जा चुकी है। जो आपने जो बताया ना, मैं आपको बताऊं कि मैं जब छोटा था ना तो मैं गुजराती फिल्म ज़्यादा देखता था। तो उस टाइम पे हीरो थे उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी, राजीव, किरण कुमार, हीरोइन रागिनी है, अरुणा ईरानी है। आज मैं उनका करीब से मैं जानता हूँ और उनको पहचानता हूँ। आज की तारीख में मुझे कोई कैरेक्टर का नाम याद नहीं है, मगर 2 पिक्चर देखे, छेल्लो दिवस और चल जीवी रही है। हाँ, तो ये नए ढांचे में डली हुई फिल्म है। हाँ, डिजिटल की ओरिजिनल फिल्म जो गुजराती जो जमाने में हिट दे चुके हैं, तो अभी शायद भले ही अभी डिजिटल का युग आ गया है, फिल्म वो बढ़िया बनती है, मैसेज फिल्म है, लेकिन वो गुजराती फिल्म पुरानी है, उसके मुकाबले में कह नहीं सके। नए डायरेक्टर, नए स्टार की कोशिश अच्छी है, लेकिन वो जमाना बढ़िया, वो जो चाहिए, जो काम चाहिए, इसको जो कहते हैं कि फिल्म तभी सक्सेस होती है कि एक थिएटर फुल होता है। वरना थिएटर फुल अगर बॉक्स ऑफिस जो बोलते हैं, बॉक्स ऑफिस एक्सपोल नहीं होती है तो पिक्चर सक्सेस नहीं होता है। ऐसी हालत आज गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज की है। तो उसकी वजह ये है कि अगर रंगमंच की बात करें, नाटक की बात करें, तो सिद्धार्थ रांदेरिया जैसे बहुत से कलाकार बराबर है, तो उनका नाटक मैं अवश्य देखता हूँ और वहाँ भी जाने के लिए कोशिश करता हूँ, मगर गुजराती फिल्म में नहीं जाता हूँ। तो रंगमंच में और अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है गुजराती, उसके बारे में बताइए। रंगमंच गुजराती थिएटर की बात करते हैं तो रंगमंच गुजराती थिएटर यहाँ का भी मजबूत है, गुजरात का अहमदाबाद का भी रंगमंच मजबूत है। लेकिन यहाँ के टिकट बारी वाले वो सब यही सोचते हैं कि भाई बम्बई का जो ड्रामा लेके आते हैं वो बड़े बड़े बिस्तर पोटले भर के पैसा लेके जाते हैं, और यहाँ का क्यों नहीं चलता। गुजरात गवर्नमेंट भी सब्सिडी वगैरह फिल्मों में देते। तो इसी तरह से बम्बई का जो सक्सेसफुल है, यहाँ का भी अच्छे आर्टिस्ट यहाँ भी है, लेकिन वो बॉलीवुड बड़ा इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से वो लोग ज्यादा सक्सेस, स्टूडियो यहाँ भी होने लगे, वहाँ भी ज्यादा स्टूडियो है। नहीं, यहाँ जो स्टूडियो था ना हालों के पास, मुझे लकी स्टूडियो सागर वाले ने भी बनाया था, गांधीनगर में था, उमरगम में भी था। हाँ। तो मुझे लगता है आज अभी नहीं है, अभी सक्सेसफुल है यहाँ। काफी स्टूडियोज भी तैयार होने, इन फ्यूचर गुजराती इंडस्ट्रीज का, गुजराती फिल्मों का भी मार्केट आएगी जरूर, और काफी अच्छे एक्टर्स बम्बई की कंपेयर में यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छे राइटर्स भी इधर है। नहीं, अभी बीच में मुझे लगता है 1-2 साल पहले जब नरेंद्र मोदी यहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब जेके श्रॉफ ने यहाँ आके, जो उनका भी स्टूडियो है धंधुका के पास, स्टूडियो लेने धंधुका के पास है ना, तो वहाँ भी दौरा किया था और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ लाने की भी कोशिश की थी, मगर सक्सेस नहीं हो। तो क्यों सक्सेस नहीं हो रहे? ये सक्सेस अभी इनके अक्षय कुमार को भी दिया गया है ये काम, अजय देवगन को भी दिया गया है, विवेक ओबरॉय को दिया गया है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है यूपी साइड सब जो डाइवर्जन आ रहा है, उसके लिए गुजरात में क्यों नहीं आ रहा है? गुजराती में आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ जरूर आएगा। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है, यहाँ भी अच्छे तकनीशियन
है, लेकिन बम्बई की कंपेयर में इंडस्ट्रीज बनते बनते यहाँ काफी देर लगेगी, लेकिन है जरूर यहाँ नजदीक। हाँ जी नजदीक है, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से जो फील्ड अच्छा बढ़िया चलता था, लेकिन उसका 8-10 महीने का वो जो इंटरवल आ गया, तो उसमें काफी प्रोडक्शन रुके हुए। यहाँ भी अच्छी सीरियल, अच्छे ड्रामा फिर भी शुरू हो गए, तो 2-3 ड्रामा तो यहाँ के बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं, और बम्बई के ड्रामा भी आने शुरू हो गए। लेकिन उसके पहले अहमदाबाद का जो प्रोडक्शन है वो भी सक्सेसफुल जारी होंगे। इन फ्यूचर गुजराती इंडस्ट्रीज भी लाइमलाइट में जरूर आएगी। अच्छा, तो दर्शक मित्रों यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से शख्सियत से बात करेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक दर्शक मित्रों, कार्यक्रम आगे जारी रखते हुए फिर से जूनियर आर्टिस्ट राजेश खन्ना जी से बात करेंगे। सर, आप जूनियर आर्टिस्ट राजेश खन्ना जो बने, तो राजेश खन्ना के बारे में जिस तरीके से आपने स्टेज शो किया, रंगमंच पे काम किया, वो सब उसके बारे में बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में मुझे जूनियर में बच्चन साहब की आवाज़ वगैरह में करता था, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर ने बोला कि भाई आप राजेश खन्ना के लिए में आए, तो पहले तो थोड़ी नाराजगी आ गई। अच्छा, फिर भी मैंने कोशिश किया 1, 2, 3, 4, 5 शो, उसमें ऑब्जर्वेशन राजेश खन्ना की बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, ये सब ऑब्जर्व उनकी फिल्मों देख के, उनके जैसे कॉस्ट्यूम वगैरह, कॉस्ट्यूम के शुरू तो बहुत जैसे कोटी बनाई, लेकिन कॉस्टली आता है, जैसे कोटी बनी तो घर खर्च ये वो सब संभालते हुए देखते हुए पैंट की बारी आती 3-4 महीना 6 महीने के बाद। इसी तरह से मैंने ड्रेसिंग बनने में 6 महीना लग जाता था, कभी कभी 1 साल भी लग जाता था, क्योंकि उसकी ओल्ड स्टाइल के फैशन जो टेलर बनाते थे, उनको कैमरे में, मोबाइल में कैमरे में स्टील करके मुझे ये डिजाइन चाहिए, मुझे कॉलर ऐसे चाहिए, बड़े चाहिए। अब वो जमाने में हाँ जी बेल बॉटम पैंट तो अभी तो बंद हो गया, अभी फिर बूट कट बोलते थे उसे, लेकिन उससे भी लंबी मोरी वाले वो जमाने में पहनते थे राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब। तो उसी तरह का डिजाइन मैंने ये बना के, फिर अभी तो मेरे पास 60-70 हज़ार के तो कॉस्ट्यूम ही बन गए। लेकिन वो जब शुरुआत की तो मेरे एक दोस्त जो जूनियर आर्टिस्ट है, तो उन्होंने भी हेल्प किया और काफी ऑर्गेनाइजर से वो जान पहचान बढ़ाई, फिर मुझे शो मिलने लगे। फिर एब्रोर का जब मुझे कहा गया तो फिर मैंने एक कंफ्यूजन आ गया, भाई एब्रोर में नहीं जा सकता, मेरी जॉब आमदनी बंद हो जाएगी, फिर वहाँ महीने 2 महीने से फिर यहाँ जॉब का फिर रखे नहीं रखे, तो टेंशन यहाँ भी रहता था। ज्यादातर मैं लोकल शो ही करता हूँ, तो इस तरह से अहमदाबाद, बाहर आउट ऑफ गुजरात, बॉम्बे, इधर सौराष्ट्र। और किस तरीके स्टेज करते थे? स्टेज में जैसे वेडिंग शो है, उसमें 3-4 कलाकारों की एंट्री होती है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन रहते, शायरी वाले होते, गरबा वगैरह का प्रोग्राम होता है। तो जैसे लड़की की शादी है तो मैं एक पोर्शन ऐसा रखता हूँ कि लड़की जो शादी उसको स्टेज पे बुलाता हूँ, उनका रियल भाई को बुलाता हूँ, और वो में जो राजेश खन्ना साहब का जो सच्चा झूठा का गाना है, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, तो इस तरह से मैंने डिजाइन किया हुआ है कि कहाँ पे कौन से सॉन्ग प्ले करने के, परफॉर्म डांस करने का। और अगर लड़की की शादी है तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो वो भी उनका गोल्डन मेमोरी बन जाएगा, वो वीडियो लाइफ टाइम तक वो देखते रहेंगे। तो इस तरह से मैं प्रोग्राम करता हूँ। और राजेश खन्ना स्पेशल कभी हॉल में होते तो वो भी करते हैं। राजेश खन्ना साहब को मेरा बैड लक ये है कि राजेश खन्ना जब नहीं रहे
तो मेरे 100 मुझे मिलने लगे और एक चाह अधूरी रहेगी कि राजेश खन्ना साहब को मैं नहीं मिल पाया। उसके अलावा बहुत सारे एक्टर को मिला हूं, मैंने लेकिन खन्ना आपका साहब को नहीं 3-4 प्रोग्राम देखा है, वृद्धाश्रम में भी देखा हाँ है, जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। होटल में जो फ्लोर है उसके ऊपर भी देखा हुआ है, और आपके साथ में शायद एक लेडीज भी है जो मुमताज का रोल कर रही थी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे शिवशंकर, तो उसकी बात भी करिए जरा। कमर्शियल शो तो हम मिलते रहते करते रहते, लेकिन साथ साथ में वृद्धाश्रम जो एंटरटेनिंग की वहाँ बहुत कोई उनको चार्ज बहुत करते हैं जरूरी कि फ्री में करते हैं? नहीं, वो मैं हमेशा साल में 10, 12 या 15 प्रोग्राम, हमारी एक टीम है हाँ। तो फ्री में उनको सेवा, उनको वहाँ से हम सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, अच्छा, बस उनका आशीर्वाद से हमारा काम चलता है। तो वहाँ कोई रेट नहीं, वो कुछ भी नहीं, गाने वाले गाने बजाते, म्यूजिक वाले म्यूजिक ऑर्गेनाइज करते और आर्टिस्ट हमारे जैसे परफॉर्म करते, तो वो लोग खन्ना साहब के जमाने में चले जाते हैं कि भाई फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो सीनियर सिटीजन पास में आके बोलते कि भाई फला पिक्चर थी, जैसे प्रेम नगर थी अहमदाबाद के प्रकाश में बहुत चली थी और हमने 6 से 7 दफे दी, तो उनका शेयरिंग करते हैं। डायलॉग है तो बता दीजिए। हाँ जी, मेरा राजेश खन्ना साहब के डायलॉग भी मैं करता हूँ और उनके डायलॉग मेरे ज्यादा, उनका जो कैरेक्टर है मुझे ज्यादा बहुत पसंद है, अमर प्रेम, जो मेरे साथ अभी आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये जो कैरेक्टर है अमर प्रेम का पूरा कैरेक्टर है, ये है अंदाज का। हाँ जी, जो चश्मा पहना, ये ड्रेसिंग वगैरह अंदाज के है हाँ। और काफी पिक्चर और उनके साथ में फोटोशूट भी करवाया हुआ है। वो 70s के जमाने की जो ड्रेसिंग, कट्स, हेयर स्टाइल और उनके जैसा ही मेरी कोशिश। राजेश खन्ना इतने बड़े कलाकार है, अच्छे आर्टिस्ट है, उनका मुकाबला तो मैं नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश है, ट्राई है। बराबर है। राजेश खन्ना तो बहुत ऊंचे कलाकार थे, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये अमर प्रेम के ज्यादा कॉस्ट्यूम वाली मेरा ये परफॉर्म जब भी मैं करता हूँ हॉल में, 1-2 गाना भी सुना दीजिए और 1-2 मिमिक्री जैसा कुछ। गाना तो मेरा लिस्ट मोमेंट होता है, अच्छा। जैसे मैं मोबाइल में बजाता हूँ, और डायलॉग वगैरह सॉन्ग के आखिर में मैं करता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से मेरा परफॉर्म का डिजाइन रहता है। और डायलॉग में जब सीनियर सिटीजन या जो शौकीन लोग राजेश खन्ना साहब के फैन, ज्यादातर लेडी लोग उनके फैन ज्यादा रहते हैं, तो अमर प्रेम का ही डायलॉग है, पुष्पा, हे पुष्पा, फिर तुम्हारी आंखों में पानी, पुष्पा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते, आई हेट टीयर्स। उसी तरह से फिल्म आनंद, जो बेहद उनका बढ़िया रोल था, उनको काफी अवार्ड भी मिले थे। दोनों सुपरस्टार थे, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब, यानी आज के बिग बी जो उभरते हुए कलाकार थे, उनको भी उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। और राजेश खन्ना साहब तो उनका रोल बहुत बढ़िया से आज तक सभी लोग याद करते। तो उनका डायलॉग था, बाबू मोशाई, हे बाबू मोशाई, बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में जा बना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतली आए, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है, हा हा हा। उसी तरह से फिल्म दाग, उनकी भी शायरी बहुत लोग पसंद करते हैं। न जाने मुझे आप समझते हैं क्या दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं, न जाने मुझे आज समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, इज्जतें शोहरतें चाहते उल्फतें, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, कोई साथ नहीं आता, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। ये राजेश खन्ना जब भी मंच पे आते हैं कोई भी कार्यक्रम हाँ जी, हाँ जी, ये अवश्य दोहराते हैं। अवश्य दोहराते थे। मुझे लगता है कि लास्ट जो प्रोग्राम था उसको जो अवार्ड अचीवमेंट मिला था, उस टाइम पे भी यही बात, उनका बेहद पसंदीदा शायरी वो ज़्यादा पसंद करते थे। और उनकी एक शायरी थी, जितने भी लोग, काफ़ी लोग बैठे रंगमंच हो या और सिनेमा हॉल, तो जब भी उनकी एंट्री रहती थी तो पहली शायरी हमेशा, शायद आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, तो राजेश खन्ना साहब आते थे, तो जब ताली, उनकी एंट्री में तालियों बजती, तो राजेश खन्ना साहब कहते थे, आपकी तालियों की गूंजे बता रही है कि सचमुच में दिल वालों की बस्ती में आ गया, रास्ते में पत्थर तो बहुत मिलते लेकिन दिल नहीं मिलता। क्योंकि राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे कि उसकी जर्नी जो हुई शुरू से, फिर 70 का दौर ऐसा चला कि पूछो ही मत, उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। फिर बाद में थोड़ा डाउनफॉल आया, जब अमिताभ बच्चन की शुरुआत हो गई, तो डाउनफॉल के बाद उनकी जो फिल्में थी सब लोग नापसंद करने लगे, वो बहुत डिप्रेशन में, कॉमेडी का दौर खत्म हुआ, और उसका जो फैमिली प्रॉब्लम्स था वो भी शुरू हो गया। तो उसको किस अंदाज से देखते हैं? उनका जो 15 फिल्म का रिकॉर्ड है वो तो आज तक कोई वो तो मुझे पूरा नहीं कर सके। हाँ, जैसे 69 से शुरू हुए, हाँ, तो जैसे आराधना आते आते तो काफी हिट पिक्चर तो किशोर कुमार का था। हाँ जी, और प्रेमिक किशोर कुमार साहब रहते, हाँ, पंचमदा का म्यूजिक रहता था। हाँ, तो ऐसे 5 लोगों की टीम रही, जैसे राज कपूर के जमाने में शंकर जयकिशन, शैलेंद्र,
तो इसी तरह से राजेश खन्ना साहब की वो जो टीम था, मैं आपको उसी तरह से उस दौर में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कोई गाना शूट करना है तो जैसे लता मंगेशकर को गाना है तो लता मंगेशकर भी साथ रहेगी, म्यूजिशियन भी हाँ साथ जी, हाँ रहेंगे, और राइटर, प्रोड्यूसर और जो भी एक्टर है वो भी साथ में रहकर वो गाना शूट करते थे, पूरा वर्क करते थे कि इस तरीके से म्यूजिक होगा, इस तरीके से गाना होगा। तो आज के दौर में इस तरीके से नहीं है, क्योंकि आज जो म्यूजिक हो रहा है वो पहले म्यूजिक हो जाता है, फिर बाद में शूट होता है, या डॉल्बी साउंड है, फिर भी इतनी इफेक्ट नहीं आ रही है, और रैप सॉन्ग चला गया है, तो वो मजा क्यों नहीं आ रही है? वो जमाने में लिरिक्स ज्यादा थे, शब्द ज्यादा, म्यूजिक कम थे। फिर जमाना बदला है, म्यूजिक बढ़ा और लिरिक्स कम हो गए। और जो म्यूजिक वो जमाने में था उनका मीनिंग वाइज देखे जाए तो बहुत बढ़िया, और कुछ ना कुछ हर एक सॉन्ग में मैसेज रहते थे। और आज के जमाने जैसे जमाना बदलता है तो पुरानी चीज नई पीढ़ी शायद एस्केप करती है कि नहीं करती है। तो उसी तरह से हर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चेंज आता है तो वो भी वर्तमान में आना भी जरूरी है। जैसे कई लोग अभी नए स्टार हम लोग शो करने जाते तो हम जितने भी एक्टर है वो लोग बोलते हैं कि भाई वो जमाने के एक्टर थे जो शायद आज होते तो नहीं चलते भी। तो वो ये बात सही भी है। तो आज की जो पीढ़ी है उनके अंदाज में सही है, तो अगर पुराने अंदाज में जाएंगे तो शायद कोई पसंद करे ना करे। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बात कर रहा हूँ जो अंदर सबका जो क्या कंट्रीब्यूशन जो होता है वो था। और उसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि RD बर्मन साहब और आशा भोसले जी एक गाना शूट करने वाले थे, यादों की बारात। तो वो जो जिन्नत अमन के ऊपर गाना सुनाने थे, चुरा लिया है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ नया लाए कि जो संगीत में भी नहीं हो। तो उन्होंने 2 ग्लास खटखटा के गाना शुरू किया। तो वो जो नया जो लाने की कोशिश RD बर्मन की, कुछ न कुछ नया लाते थे। तो वो संगीत से नहीं आता था, मगर कुछ प्रैक्टिकली जो चीज होती थी उससे लाते थे। वो आज के दौर में नहीं है। और मैं दूसरा ये भी साथ में ये भी बता दूं कि मैंने शोले फिल्म देखी थी। शोले फिल्म के साथ मैंने इंग्लिश पिक्चर देखी थी मैकेनस गोल्ड। ये 2 चीज़ों में मैंने एक बात देखी कि उस जमाने में मैकेनस गोल्ड में मैं एडवांस में दिखता था, तो अगर गोली छुटती है तो जो आवाज़ आती थी डॉल्बी स्टाइल में, उस टाइम पे डॉल्बी नहीं था, मगर जो आवाज़ आती थी ना वो साउंड बहुत बढ़िया आती थी। सेम सिस्टम शोले में उन्होंने जब गोलियां चलाई तो सेम सिस्टम आई, घोड़े दौड़ाए सेम सिस्टम आई। तो आज के दौर में मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ, मगर वो जो इफेक्ट वो दिल से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। क्योंकि आज देखो उस जमाने के पिक्चर आज भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो दिल से लगता है। दिल से लगने वाली बात आज के दौर में नहीं है, वो बताइए। हाँ, तो उसमें पहले की अगर पुरानी बात कंपेयर करेंगे तो नई पीढ़ी शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ऐसा बताऊं कि पहले के एक्टर जो आर्टिस्ट म्यूजिक हो चाहे आर्टिस्ट हो सिंगर हो, तो वो लोग होमवर्क में ज्यादा मानते थे। जैसे ये सीन करना है तो वो लोग घर पे कड़ी से कड़ी मेहनत, डायलॉग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, उस कैरेक्टर में, हाँ उसको पूरे कैरेक्टर में पूरे घुस जाने की ये वो। तो इस तरह से जो उनकी कड़ी मेहनत रहती थी, तो आज के कलाकार ऐसा नहीं है नहीं करना, लेकिन आज की जो पीढ़ी है उनको मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। रिहर्सल्स 1 महीना रिहर्सल्स, शूटिंग कब होगा यार, तो ये बात आज की पीढ़ी में। लेकिन आज की पीढ़ी इतने इसलिए पीछे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो मतलब बोलते हैं कि फास्ट रिजल्ट चाहिए उनको। वर्कआउट में मेहनत के सामने रिजल्ट जल्दी चाहिए। जैसे शूटिंग आज के कोई किसी को बात करेंगे नाटक में काम करना है तो नहीं, फिल्म सीरियल है तो वो फास्ट दौड़े तो उनको फास्ट दिखना है, जल्दी मेहनत नहीं करनी है, रिहर्सल्स नहीं करना है। तो ये सब वर्कआउट की बात है। तो ये पॉलिसिंग है, ये आपकी तालीम है। और ये जो बात है ये फास्ट फॉरवर्ड, यानी सीरियल कब देखेंगे, कैमरे में कब आएगा एपिसोड, तो इंतजारी आज के आर्टिस्ट की रहती है। तो मतलब ये होमवर्क की बात है। नहीं, मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ कि आपसे कि जानना भी चाहूँगा कि देखो मैं पुराने एक्टर या हीरोइन की भी आज के तारीख में मैं नाम लिख सकता हूँ, मगर आज के कैरेक्टर में जो है, या मैं नाम भी शायद याद रहेंगे कि नहीं भी रहेंगे, तो उसमें उस जमाने के कैरेक्टर्स जो थे, एक्टर्स थे, जैसे राजेश खन्ना के 50-100 फिल्म थी, आज के एक्टर में तो 5-10 फिल्मों में तो वो तो खत्म हो जाता है। और आज की पीढ़ी में एक पैशन समझो या फैशन समझो तो साल में एक ही फिल्म करते हैं। जैसे आज की जो जितने भी आर्टिस्ट चलते हैं तो साल की या 2 साल की, बड़े एक्टर की बात नहीं करूँ, छोटे भी मतलब कम, यानी वो भी है। जैसे पिताजी थे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए आ गए, और हीरोइन भी ऐसे ही थी कि जो पिताजी वही लोग चलते हैं, कैरेक्टर में घुस गई।
तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। फिर और भी पुराने एक्टर की बात करते तो पुराने एक्टर के भी कोई उनकी पीढ़ी के कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। गॉडफादर नहीं वो थे, सब- उनके पेरेंट्स वगैरह कोई ये फील्ड में नहीं थे, लेकिन हाँ। सभी सक्सेसफुल, सब जैसे struggle करके धर्म आए, साहब सब है, struggle राजेश करके खन्ना साहब है, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, सब विनोद लोग खन्ना जी, हाँ, काफी लोग देवानंद भी है। हाँ जी हाँ जी। तो उनका तो समझे चलो 3 भाई थे, लेकिन सब उनके पहले कोई नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी में ये वही लोग थे। तो इस तरह से तो आज की पीढ़ी है, लेकिन मैंने क्या बोला, वर्कआउट के या होमवर्क में अगर भी और ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो ये फासला पुराने और आज में ये है। मैं ये पॉइंट इसलिए ला रहा हूँ कि आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा 6 महीने का जो पीरियड था वो घर में बैठे बैठे रहे, तो उस टाइम पे ये डायरेक्ट चैनल जो OTT जो बोलते हैं सीरियल, वेब सीरियल बोलते हैं, वेब सीरीज। उनका चलन बहुत हो गया। हाँ जी हाँ जी। और जो पढ़े हुए पढ़ाई तो करनी नहीं थी तो वो सब वहाँ चले गए, तो वो जाने की वजह भी वही होगी। और उसका देखिए कि अगर कोई फिल्म बनानी है तो उसको सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, OTT पे सेंसर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे लगता है शायद अभी कंपलसरी करने की कोशिश हो रही है। तो वो दौर कैसा रहेगा? वेब सीरीज का भी अभी नए पीढ़ी के जो एक्टर है बहुत बढ़िया, उनकी जरूरत से अच्छे जा रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज में क्या है, जो पार्ट 1, 2, 3 वो 7 तक है। हाँ 7 तक है, तो यानी अपने शुरू किया, लेकिन इंटरेस्ट आता है तब वो पार्ट बंद हो जाता है। तो कंटिन्यूटी वाला नहीं, कंटिन्यूटी में मैं आपको बता दूं कि अभी जो अरशद मेहता वाली जो वेब चैनल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, नहीं अभिषेक बच्चन की नहीं, मैं ये जो उनकी भी एक आ रही है। अरशद मेहता का जो स्कैम 92 का जो है वो बहुत चली, और उसमें जो किरदार निभाया है जिस एक्टर ने, तो उसका नाम भी बहुत आया। उस तरीके से अभी जो बड़े लोग एक्टर्स है वो OTT involve हो रहे हैं। OTT में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है यंग जनरेशन उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे और वो लोग देखना चाहते हैं। जो फिल्म अभी जो बंद है, स्टूडियो क्या बोलते हैं, थिएटर स्टूडियो वगैरह, मल्टीप्लेक्स बंद है, तो उसका उपयोग करके वो उनके साथ कनेक्टिविटी में रहना चाहते हैं, तो उसका फ्यूचर कैसे दिखते हैं? ये चलेगा क्योंकि मोबाइल हर एक के हाथ में है, हाँ। टीवी हर एक के घर में है, और मल्टीप्लेक्सेस के आम आदमी को मल्टीप्लेक्स में जाना परवड़ेगा नहीं, हाँ। तो उसकी वजह से वेब और सीरीज 200 रुपये में उसको हाँ जी। पूरा मंथ मिलेगा। और अदर खर्च कहाँ गए? जैसे परिवार 3-4 लोगों का आता है, तो उसका टिकट का रेट, बाकी खर्चा सब कहाँ जाएगा? तो मल्टीप्लेक्स में जाना कम पसंद करेंगे, और मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर वेब सीरीज का जमाना आ जाएगा, और मोबाइल में भी देख सकते हैं आप, घर पे टीवी पे भी देख सकते हैं, यानी सक्सेसफुली वेब सीरीज का ही जमाना आएगा, तो और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उनमें इन्वॉल्व होने लगे। नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, अभी अभिषेक बच्चन भी आ रहे हैं काफी और मुझे लगता है शुरुआत में जो सैफ अली खान ने एक पिक्चर बनाई थी OTT पे, वो भी काफ़ी मशहूर हुई थी। सब लोग वो पिक्चर देखने के लिए कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं भी इसका मेंबर बन जाऊँ और वो देखना शुरू कर दूँ। तो ये अभी लाइमलाइट में है, तो वो आगे भी लाइमलाइट में रहेगी, ऐसा सर ये जमाना, मैंने क्या बोला, हर एक के हाथ में मोबाइल तो है ही, घर पे टीवी, तो उनके पास किसी के पास वक्त कम रहेगा, और मल्टीप्लेक्स पे जा पाएंगे या नहीं वो दूसरी बात है, और लेकिन उसमें घर expense भी ज़्यादा रहेगा ना। हाँ जी जरूर जरूर, क्योंकि अभी एक अगर अपनी अपनी अगर एक फैमिली जाता है तो मुझे लगता है 500-600 रुपया खर्च ज्यादा हो जाता है। ज्यादा ये तो मिनिमम अपने बात करते हैं, अगर 3 आदमी है तो 500 रुपया तो हो जाएगा, तो ये तो 200 रुपये पूरा मंथ देखना हाँ, और पूरा पैकेज भी लोग ले रहे हैं, तो और ईयरली भी ले रहे हैं, तो ईयरली में भी उनको वो हो रहा है। तो ये सब देखते हुए वेब सीरीज 100% सक्सेसफुली, और लोग धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, और पुरानी पीढ़ी भी उसको मानेंगे, नहीं देखना चाहिए, मजा आता है। क्या लगता है आप रंगमंच में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो रंगमंच कैसा रहेगा? रंगमंच का है, लेकिन अभी कोरोना की महामारी की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया, बाकी 6-8 महीने, 1 साल 2 साल में फिर जहाँ जैसे थे वो लोग फिर आ जाएंगे, फिर बोलते रंगमंच फिर धबकता हो जाएगा, जो गुजराती रंगमंच है, हिंदी रंगमंच जो भी है, जहाँ भी है, बॉम्बे है, गुजराती कहीं भी है, तो उनका जमाना तो कभी खत्म नहीं कोई होगा। रंगमंच में आपने काम किया है, कोई सीरियल में गुजराती या गुजराती में मैंने काम किया था, 100 दाड़ा सासुना, वो जमाने में वो एकता प्रोडक्शन की, और दोनों सीरियल्स पैरेलल चलती थी। एकता प्रोडक्शन है ना, ये वो सास कभी बहू थी, और हाँ। गुजराती में ये चलता था एकता 100 दाड़ा सासुना। की जो हाँ जी उनकी लड़कियां, उसके जैसा गुजराती में ये प्रोडक्शन था, तो वो भी बेहद लोकप्रिय था। तो मेरे आता जाता इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मैंने उसमें किया था। वो कितना लंबा था रोल? वो 3 या 4 एपिसोड में मैं दिखा था।
दूसरी कोई सीरियल में कुछ काम किया हो? सीरियल था लेकिन पूरा बता दीजिए। हाँ, सीरियल और फिल्म में मुझे ऑफर आती है। जैसे मैं राजेश खन्ना का कैरेक्टर के, तो उसमें फ्लैशबैक का आता है कि कभी पेरेंट्स बात करते हैं, उनको राजेश खन्ना की याद आती है तो चले जाते हैं उसमें, तो वो कैरेक्टर में मुझे ऑफर आती है। लेकिन तकलीफ क्या है कि जहाँ मेरा जॉब है वहाँ 15 दिन महीने का शूटिंग शेड्यूल आता है, तो वहाँ मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। और अभी इतने सारे टैलेंटेड लोग बाजार में आ गए तो वो लोग कोई भी ये जगह ले सकता है। तो हमारे जैसे कोई टेंशन रहता है, रिटायरमेंट की तरफ है अभी, तो एक तरफ टेंशन है, लेकिन आर्टिस्ट कभी रिटायर नहीं होता, फिर भी अपने को टेंशन रहता है कि भाई पुराना जो अपना टाइम था वही सोच के फिर फिल्म या सीरियल में आफ्टर 3-4 साल बाद मैं करूंगा जरूर। लेकिन अभी के टाइम में मैं ये जो प्रैक्टिकल में अभी जो जारी है वही करता हूँ, जैसे स्टेज शो है। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर में आफ्टर रिटायरमेंट फुल फ्लैट में टीवी सीरियल या मूवी में जरूर काम करना है और फिर से गुजरात और बॉम्बे में काम करने की इच्छा है। क्या पुराने दिन याद आते हैं? जरूर आते हैं। वो किस तरह से महसूस करते हैं कि मैं किस तरीके से था, अभी इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ? जैसे वो जमाने में 500 या 1000 जो पेमेंट मिलता था और आज के जो पेमेंट मिलता है तो ऐसा लगता है कि भाई वो टाइम में वो कितना स्ट्रगल करके इतने कम पैसे करते हैं। तो आज जो ये स्टेज शो में करता हूँ जूनियर राजेश का, उसमें बेहतरीन पेमेंट रहता है, तो ये याद करके फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो काम आया तो मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से पुराने और आज का दिन में कंपेयर करके फिर भगवान का शुक्र मान के वो स्वीकार कर लेता हूँ। तो क्या महसूस करते हैं? अभी महसूस करते असल में जो एक्टर बनना था तो वो एक्टर तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन राजेश खन्ना जैसे बड़े गजब के एक्टर थे, उनकी थोड़ी बहुत कोशिश, उनकी परछाई भी नहीं कह सकते। अफसोस तो होता होगा कि आप ज्यादा नहीं पढ़े, अगर ज्यादा पढ़े होते तो बहुत कुछ उसका हाँ, लेकिन एक वो अफसोस तो जरूर है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी लगता है कि ये मिस्टेक तो हो गई, लेकिन क्या करें, जो प्रैक्टिकल जहाँ है वही उसमें ही स्ट्रगल करके संघर्ष करके आगे जाएंगे। हाँ, तो सर आप जब रंगमंच पे काम करते हैं तो कभी कभी बीच में गैप भी आ जाता है, अगर कभी गाना चलता है तो गाने में भी बंद करके कुछ काम करना होता है या ड्रेस चेंज करना होता है, तो उस टाइम पे किस तरीके से आप मूवमेंट करते हैं, मिमिर के करते हैं कि क्या करते हैं? जैसे हमारा एंट्री हो गया तो मेरे सपोज 5 मिनट का जो एंट्रीज होता है, सॉन्ग्स होता है, तो उसमें डांस परफॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से मैसेज आता है कि भाई और थोड़ा खींचना है, जरा टाइम पास करके डायलॉग मिमिक्री कुछ भी दे दो, तो हम लोग वो टाइम पे 3-4 या 5 एक्टर की 6 एक्टर की आवाज देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन साहब, उनकी फेमस उस जमाने की फिल्म का डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, मैं जानता हूँ कि पुलिस तो ज्यादातर पुरानी और नई पीढ़ी जिसे जानते हैं ऐसे कलाकार की आवाज में निकालूंगा। वो आवाज है फिल्म डॉन और अमिताभ बच्चन साहब की। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है। और उसके बाद राजकुमार साहब, जो आज की पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों बेहद पसंद करते हैं। राजेश्वर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, उस वक्त मारेंगे जिस वक्त गोली भी तुम्हारी और बंदूक भी, और सिर्फ वक्त हमारा होगा। और उसके साथ साथ धर्म साहब और अमिताभ बच्चन साहब की कॉमेडी फिल्म शोले, जैसे रामगढ़ आता है, बसंती टांगे वाली टांगा रोक देती है और धर्म साहब बच्चन साहब को कहते हैं, हाँ क्या प्यारी बातें करती है बच्चन साहब, प्यारी नहीं बहुत सारी बात करती है। जब भी देखा लड़की को लाइन लगाना शुरू। और उसके बाद गब्बर सिंह, जो आज भी बेहद पसंद करते हैं, और गब्बर सिंह सभी कैरेक्टर सब फेमस कैरेक्टर है। कितने आदमी थे सरकार, वो दो थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ, क्या समझ कर रहे थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? आओ आ जाए उठ पहाड़ के नीचे। ये थे गब्बर सिंह। और उसके साथ गुजराती फिल्मों की बात करते, और आपने काफी गुजराती फिल्में भी देखी है, तो बहुत सारा दौर आया हुआ था, अरविंद त्रिवेदी चले, अरविंद राठौड़ चले, उसके बाद एक विलन ऐसा आया कि उपेंद्र त्रिवेदी से लेके आज तक विक्रम ठाकुर तक चलता रहता है। उनकी आवाज में आप शायद पहचान सकेंगे,
या नहीं पहचान सकेंगे, तो उनको वो कलाकार है फिरोज ईरानी। हाँ, फिरोज ईरानी। उनकी एक पुरानी फिल्म, उसमें वो डाकू का रोल करते थे। और हाँ, अरुणा ईरानी और किरण कुमार को पेड़ के साथ बांधे हुए हैं और फिरोज ईरानी की एंट्री बनती है। बंदूक चलावવાનું કામ તમારુંથી બચાવો, તમારા હાથમાં તો બંસરી શોભે, પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું અને આમે માણકાનું ઘા, તો પાણકા જેવો જ હોય ને। અને સાથે સાથે તાજેતરમાં જ આપણા મેગા મિલિનિયમ સ્ટાર નરેશ કનોડિયા સાહેબને તો કેમ ભૂલી શકાય, જે અનેક સંઘર્ષ પછી જે સ્ટેજ પર પહોંચ્યા હતા, અનેક ફિલ્મો જેમણે આપી હતી, સ્વર્ગસ્થ શ્રદ્ધાંજલિ એ શ્રદ્ધાંજલિ નરેશ કનોડિયા સાહેબને પણ યાદ રાખી। જય માતાજી। કોની માએ સવાસે શૂટ ખાધી છે મારી સામે આવે। અને સાથે સાથે રમેશ મહેતા સાહેબને કેમ ભૂલી શકાય, तो रमेश मेहता साहब उस जमाने के कॉमेडियन जॉनी वॉकर या महमूद साहब की कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे पटकथा संवाद लेखक भी थे, अच्छे कॉमेडियन भी थे, काफी अच्छे डायरेक्टर भी थे। तो रमेश मेहता साहब की गुजराती फिल्म नदी किनाराનો સીન સરસ મજાનો, રમેશ મહેતા સાહેબની એન્ટ્રી અને હિરોઈનો ત્યાં નાઈ રહી છે ને રમેશ મહેતા સાહેબની શું નામ રાખ્યા છે ગોરી? જાને મોને ખુદ એક ધક્કો મારીશ ને? ઓ ધક્કો હું નાનિયનથી ધક્કી તો મારી જો, આ તો નાવ તો તારી હારે નાવ નહીતર કોઈ દી નો નાવ। तो ये थे गुजराती फिल्म स्टार रमेश मेहता। इस तरह से हम लोग मिमिक्री के बाद फिर जो कलाकार की एंट्री होती है उनको बुला लेते हैं। सपनों की उड़ान भरना है, सपनों को साकार करना है। हाँ, हम चले डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ, सपने सच होते हैं यहाँ। डीके फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स, सपने सच होते हैं यहाँ। कोई राजकारणी या पॉलिटिशियन की मिमिक्री कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो एंकर है अनाउंसमेंट जो वो जानते तो मैं नहीं कर सकता। उनकी एंट्री होती है तो फिल्म स्टार लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी वजह से और कॉमेडी अंदाज में और डायलॉग के साथ टाइम स्पेंड करके 2-5 मिनट की एंट्री भी हो जाती है, तो टाइम भी संभाल लेते हैं और दर्शक बोर भी नहीं होते। तो लास्ट में आप दर्शक मित्रों को मैसेज भी देना चाहते हैं, हाँ जी। तो मैसेज भी दीजिए, क्योंकि कोरोना भी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे कम हो रहा है, तो कोरोना के बारे में भी आप क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? दर्शक मित्रों, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना हमें सबको साथ रह के हराना है। तो कोरोना के लिए सैनिटाइज का यूज बिल्कुल मत बंद कीजिए, कोरोना के लिए सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क अवश्य कहीं भी जाए तो मास्क का यूज अवश्य कीजिए। और साथ साथ मैं आज के नई उभरती पीढ़ी के कलाकारों को यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष अगर जो भी फील्ड में जाना है तो संघर्ष दिल से कीजिए और तो जरूर मंजिल मिलेगी। और जहाँ जाना है तो मेहनत कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है हर एक क्षेत्र में, कोई ये नहीं कि फिल्म क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र। तो ये मैसेज जरूर याद रखिए। और पहले पेरेंट्स की चाह इच्छा हो तो ही आप वो सक्सेसफुली आप वहीं जाएंगे और जरूर पहुंचेंगे, तो जरूर आपको मंजिल मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, ये थे जूनियर आर्टिस्ट राजेश खन्ना, देवांग कंसारा जी, जिनसे उनकी जुबानी में हमने सब सारी बातें सुनी। काफ़ी संघर्ष किया है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, और नए प्रोग्राम में नए सक्सेस से मिलेंगे। तब तक अलविदा। अब राजेश खन्ना जी से उनकी स्टाइल में अलविदा सुनेंगे। दोस्तों, राजेश खन्ना बेहतरीन अदाकार थे, उनके मुकाबले में कोई कलाकार आ ही नहीं सकता। फिलहाल जितने भी कलाकार हैं उनके सक्सेसफुली उनकी जगह पे सही है, लेकिन राजेश खन्ना साहब का अंदाज निराला था, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका चाहे डांस हो। तो उन्होंने आखिर में एक बढ़िया बड़ा विज्ञापन किया था, वो एड बहुत उनमें मैसेज भी था और बढ़िया एड था। तो उनका डायलॉग थे, बाबूशाह, हे बाबूशाह, बाबूशाह मेरे फैन मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हवा का रूप बदल सकता है लेकिन मेरे फैन मुझसे कोई नहीं छीन सकता। धन्यवाद। थैंक यू।